हेलो 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 एवरीवन। तो हम लोग आज यूनिट 2 के एकदम लास्ट वीडियो पे हैं। इसमें हम लोग कवर करेंगे नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो जल्दी से चलते हैं सिलेबस पे और देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ये रहा हमारा सिलेबस यूनिट 2। आज हम लोग करने वाले हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो जल्दी से चलते हैं अपने नोट्स पर, और नोट्स आपको मिल गए होंगे, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए थे। तो आगे चलिए शुरू करते हैं। नॉर्म्स क्या है, पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म्स क्या है। नॉर्म्स वो है जो हम एक्चुअली बिहेव करते हैं। दोनों का नाम है नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो नॉर्म्स वो है जो हम एक्चुअली बिहेव करते हैं, जो हमारा एक्चुअल बिहेवियर को नॉर्म्स बोलते हैं। मतलब ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, एक्चुअल बिहेवियर है नॉर्म्स, और जो गाइडलाइन है, जो कोडिफाइड है, जो लिखा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए, वो है वैल्यूज। तो इस चीज को ध्यान में रख के हम नॉर्म्स एंड वैल्यूज पूरी पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखते हैं क्या है लिखा है। वी यूज सोशल नॉर्म्स that is a socially established behavior as a uniform about what as a information about what behavior is appropriate in a given situation। ध्यान रखेंगे, what behavior is appropriate in a given situation। नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स है एक्चुअल बिहेवियर इन अ गिवन सिचुएशन। वैल्यूज की अभी हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, खूब सारे थिंकर्स हैं। सरिफ ने कुछ बोला है, ग्रेनोविटर ने कुछ बोला है, पोस्टमैच स्पेयर्स ने बोला है, और सिरिटो ने कुछ बोला है। चारों थिंकर्स के स्टेटमेंट अच्छे से याद रखेंगे, चारों थिंकर्स के नाम अच्छे से याद रखेंगे। ओके, सिर्फ याद नहीं रखेंगे, नाम कोशिश करिएगा कि पूरे नाम याद रखिए। नहीं याद हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतनी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत की बात है। अच्छा, आप देखते हैं सरिफ ने क्या बोला। सरिफ बोलते हैं एक्सप्लेन नॉर्म एज अ सरिफ एक्सप्लेन नॉर्म्स एज अ जॉइंटली नेगोशिएटेड बिहेवियर, जॉइंटली नेगोशिएटेड रूल्स फॉर सोशल बिहेवियर, द कस्टम्स, ट्रेडिशन, रूल्स, वैल्यूज, फैशन एंड ऑल अदर क्राइटेरिया ऑफ कंडक्ट व्हिच आर स्टैंडर्डाइज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ। सरिफ बोलते हैं कि जो नॉर्म्स हैं वो नेगोशिएटेड रूल्स ऑफ बिहेवियर हैं। कीवर्ड याद रखेंगे, नेगोशिएटेड रूल्स ऑफ बिहेवियर, नेगोशिएटेड रूल्स ऑफ बिहेवियर। ये नेगोशिएटेड रूल्स ऑफ बिहेवियर कीवर्ड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं आगे कौन से थिंकर्स क्या बोलते हैं। ये सरिफ ने बोला है। आगे ग्रेनोविटर बोलते हैं डिफाइंस नॉर्म एज अ सिंपल टर्म्स, शेयर आइडियाज अबाउट द प्रॉपर वे टू बिहेव। शेयर आइडिया अबाउट प्रॉपर वे टू बिहेव मतलब हर एक सोसाइटी में नॉर्म्स अलग अलग हैं। तो अब नॉर्म क्या है? नॉर्म्स है शेयर्स आइडिया, मतलब हम अब फैमिली से नॉर्म सीख सकते हैं, मतलब ऐसा ऐसा किया तो हम भी ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो ग्रेनोविटर वही बोलते हैं। पोस्टमैच स्पेयर्स और सियांगिर ने क्या बोला है? डिफाइन नॉर्म्स एज अ स्टैंडर्ड और अ रूल दैट इज एक्सेप्टेड बाय मेंबर्स ऑफ ग्रुप एज अप्लाइंग टू देमसेल्फ एंड other group members, prescribing appropriate thought and behavior within a group। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आसान है। सिरिटो क्या बोलते हैं? social norms are shared ways of thinking, feeling, desiring, deciding and acting which are observably in regular repeated behavior। ठीक है, ये regular repeated behavior ये कीवर्ड है इनका। and are adopted because they are assumed to solve problem भी एक कीवर्ड है इनका, कीवर्ड याद रखेंगे। तो सिरिटो ने क्या बोला कि नॉर्म्स जो है वो सोशली एक्सेप्टेड है। नॉर्म्स, फीलिंग्स, डिजायर, डिक्लाइन, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम नॉर्म्स बनाते हैं अपनी, और नॉर्म्स आर मेंट टू बी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मतलब नॉर्म्स से सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इसीलिए हम उसको अडॉप्ट करते हैं। जैसे अभी हम लोग ने बहुत बार एग्जांपल लिया, लेफ्ट से गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, लेफ्ट में सब लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, इससे क्या, इससे एक्सीडेंट कम हो रहे हैं। तो ये सोशल प्रॉब्लम ही तो सही हो रही है, सोशल प्रॉब्लम को हम कम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, सोशली शेयर्ड डेफिनेशंस ऑफ द वे पीपल डू बिहेव और शुड बिहेव। ठीक है, ये लाइन भी आसान है। अच्छा, ये हो गई नॉर्म्स। अब आगे क्या है? टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। कितने टाइप के नॉर्म्स होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा इस पे, कितने टाइप्स के नॉर्म्स होते हैं, पक्का आएगा। अच्छा, ग्रुप नॉर्म्स एंड सोशल नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, सबसे पहली है ग्रुप नॉर्म्स एंड सोशल नॉर्म। दोनों में क्या फर्क है? ग्रुप नॉर्म, अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में हैं, जैसे पीयर ग्रुप हो गया, जैसे 5-6 लोगों के ग्रुप में, तो हम कैसे बिहेव करते हैं, और हम ऐसे किसी सोशल जगह पे हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में या, तो वहां पे हम कैसे बिहेव करते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो हमारा पेयर ग्रुप होगा उसमें हम गाली गलौज भी कर सकेंगे, बाकी कुछ भी कर सकेंगे, तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा, मतलब दे वोंट जज। लेकिन अगर हम सोशल नॉर्म्स में ये चीज करेंगे तो हमें खुद खराब लगेगा कि अगर हम जैसे किसी क्लासी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वहां पे हमको सोशल नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो अच्छा, ये हो गए 2 टाइप के नॉर्म्स, और भी हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स हैं।
अच्छा, और दूसरे क्या है, एक्सप्लिसिट नॉर्म्स एंड इम्प्लिसिट नॉर्म्स। अच्छा, एक्सप्लिसिट नॉर्म्स वो नॉर्म्स होते हैं जो हमको सिखाए जाते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए जो हमने सीखे हैं, जैसे हमने लिखना सीखा। हाँ, जैसे मान लीजिए हमने, हाँ ये अच्छा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हमने, जैसे हमको सिखाया जाता है कि जब जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करे हमें तुरंत खड़े हो जाना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, तो ये हमने सीखा है। ये इनफॉर्मल मैनर में या ये बिहेवियर में आया नहीं हमारे, ये हमने सीखा है। लेकिन वो जो नॉर्म्स हम सीखते हैं वो है एक्सप्लिसिट नॉर्म्स, और जो नॉर्म्स हम अपने आप अनफॉर्मल सीख लेते हैं जैसे इम्प्लिसिट नॉर्म्स। जैसे हम सीख लेते हैं, जैसे बचपन से बड़े होते होते सीख लेते हैं कि किस हिसाब से कहाँ पे रहना है, या बैठना कैसे है, चलना कैसे है, ये सब हम अपने आप सीख लेते हैं। चलना हाँ हमको सिखाया जाता है, लेकिन वो इम्प्लिसिट है। जो हमारी मदर टंग है वो इम्प्लिसिट है, वो हमको सिखाई तो गई है, लेकिन वो अब क्या है, वो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, तो अब वो हमारे इम्प्लिसिट है, वो हमारे इनफॉर्मल मैनर में ही आ चुकी है। अब जैसे कोई और लैंग्वेज अगर हमको सीखनी होगी तो वो हमारा एक्सप्लिसिट नॉर्म्स हो जाएंगे। ठीक, तो वो नॉर्म्स जो हमने फॉर्मल तरीके से सीखे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, तो इसको तो हमने फॉर्मल तरीके से सीखा है, वैसे ही जो नॉर्म्स हम फॉर्मल तरीके से जो हमको सिखाए जाते हैं वो हैं एक्सप्लिसिट नॉर्म्स, जो हम ऐसे ही सीख लेते हैं इनफॉर्मल मैनर में, उसके लिए कोई क्लास नहीं लेनी पड़ती हमको, वो होते हैं इम्प्लिसिट नॉर्म्स। अब आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से हैं, इंजक्टिव नॉर्म्स एंड डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको डिफरेंशिएट करने में लोगों को दिक्कत। इंजक्टिव नॉर्म्स are based on one's perception of what others believe to be appropriate behavior। फिर से, injunctive norms are based on one's perception of what others believe to be appropriate behavior। मतलब injunctive norms अगर कोई आदमी खुद परसेप्ट कर, खुद का परसेप्शन है कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्या एक्सेप्टेड बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए, अब आप चेयर पे नहीं बैठे, आप टेबल पे बैठ गए, तो अब आप क्या सोचेंगे कि दूसरे क्या सोच रहे हैं कि हमको चेयर पे बैठना चाहिए, तो ये हो गया इंजक्टिव नॉर्म। इंजक्टिव नॉर्म मतलब दूसरे हमें किस सही तरह से देखना चाहते हैं, मतलब दूसरे क्या देखना चाहते हैं कि हम टेबल पे बैठे शांति से, अरे सॉरी टेबल पे नहीं, हम चेयर पे बैठे शांति से और टेबल पे खाना वाना रखा जाए। तो ये हो गया, जैसे ये हो गया क्या, इम्प्लिसिट नॉर्म्स, मतलब इंजक्टिव नॉर्म, सॉरी ये हो गया इंजक्टिव नॉर्म्स। इंजक्टिव नॉर्म मतलब हम अपने आप को बेस्ड ऑन वंस परसेप्शन, हमारा परसेप्शन क्या है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं कि सही है। इंजक्टिव नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन वंस परसेप्शन ऑफ व्हाट अदर्स बिलीव टू बी एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब दूसरे क्या सोच रहे हैं कि, और ये हमारा परसेप्शन है कि हमें क्या लग रहा है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं क्या सही है। थोड़ा सा ट्रिकी है, कोई बात नहीं, आराम से योगा करके मेडिटेशन करके आएंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स क्या है, इंजक्टिव नॉर्म्स क्या हुए, हमारा परसेप्शन दूसरे क्या सोच रहे हैं कि सही होगा, ये हो गया, तो हमारा परसेप्शन है, तो ये हो गया इंजक्टिव। डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स में हम किसी दूसरे आदमी को एक अपनी जगह पे रखते हैं। इंजक्टिव नॉर्म्स में हम केवल सोच रहे होते हैं कि दूसरे क्या चाहते हैं कि हम करें। समझ लीजिएगा, इंजक्टिव नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन वंस परसेप्शन ऑफ व्हाट अदर्स बिलीव टू बी द एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ मी, मतलब मेरा क्या सही बिहेवियर होना चाहिए। और जो डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है, हम अपनी जगह किसी दूसरे इंसान को रखते हैं। इंजक्टिव नॉर्म्स में हम अपनी ही जगह हैं, हम सोच रहे हैं कि हम कैसे सही करें, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव नॉर्म है उसमें हम सोचते हैं कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इस चीज को किस तरह से करता। चलिए देखते हैं आगे, यही डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स में क्या लिखा है, दीज आर द डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स व्हिच आर कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल परसेप्शन एंड बिलीफ अबाउट द प्रिविलेंस ऑफ अदर्स बिहेवियर और व्हाट अदर्स डू इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। व्हाट अदर्स डू, इसको याद रखेंगे, ये थोड़ा कीवर्ड से आपको शायद समझ में आ जाए। व्हाट अदर्स डू इन अ स्पेसिफिक सिचुएशंस, मतलब इंजक्टिव और डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स में क्या फर्क है। अच्छा, मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल आ सकता है, टाइप्स ऑफ नॉर्म्स पे मल्टीपल आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको पक्का नॉर्म्स एंड वैल्यू से देखने को मिल रहा है, गारंटी है, पक्की बात। जब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो हम लोग देख भी सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं इसमें क्या है, इंजक्टिव नॉर्म्स क्या बोलते हैं, इंजक्टिव नॉर्म्स हमको अपने पास ही रखते हैं, हम अपने आप को किसी और की जगह नहीं रखते या अपनी जगह किसी और को नहीं रखते। इंजक्टिव नॉर्म्स से हम केवल अपना परसेप्शन बना रहे होते हैं कि अगर दूसरे क्या चाहते हैं कि हम क्या करें,
दूसरे क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, मतलब दूसरे क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज है कि हम अपनी जगह दूसरे आदमी को रखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका कोई रोल मॉडल होगा, आप उसको अपनी जगह रखो कि अगर अगर ये आदमी होता तो इस सिचुएशन में क्या करता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बाढ़ आ गई, मान लीजिए थोड़ा सा ड्रास्टिक एग्जांपल है, मान लीजिए बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो अब बीच में कोई मान लीजिए कोई कुत्ता फंस गया है पानी में, कुत्ता फंस गया पानी में। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अब आपको बचाना है, देखिए इंजेक्टिव नॉर्म्स क्या बोलेगा, और मान लीजिए एक ही सीढ़ी है, वहां पे आप इसे चढ़ के थोड़ी सी रिस्क की सीढ़ी है, आप जाके बचा सकते हैं। तो अब इंजेक्टिव नॉर्म्स देखिए इनमें क्या होगा, इंजेक्टिव नॉर्म्स होगा लोग आपसे क्या चाह रहे हैं कि आप क्या करें, तो आप खुद सोचेंगे, वो आपसे एक्चुअल में नहीं कहेंगे। आप ये खुद सोचेंगे कि यार लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग सोच रहे होंगे कि हमको बचाना चाहिए, तो सीढ़ी पे चढ़ के या फिर वो रस्सी पे रोप से चढ़ के उसको बचाना चाहिए, तो आप ये खुद सोच रहे हैं। अब इसी में डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स क्या बोलेगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव अगर आप नॉर्म की तरह सोचेंगे तो क्या बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको कोई रोल मॉडल, तो उसने क्या किया था, अगर वो मेरी जगह होता तो क्या करता, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव नॉर्म। इंजेक्टिव नॉर्म्स लोग क्या सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे टाइप्स ऑफ नॉर्म्स में देखते हैं, कंसेंसस नॉर्म्स एंड क्रिटिकल नॉर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। अच्छा, कंसेंसस नॉर्म्स एंड क्रिटिकल नॉर्म्स थोड़ा बेसिकली समझते हैं। अच्छा, इसमें जो थिंकर्स हैं पोस्टमैन, स्पेयर्स एंड सिहांगिर, इन्होंने डिस्टिंक्शन दिया है, बहुत ये आसान है। कंसेंसस नॉर्म्स जिसमें आप बहुत क्रिटिकली ना सोचें। कंसेंसस नॉर्म्स में क्या होता है, in consensus norms they are ascribed the devotion of group to initial decision and inclination to ignore the disconfirming evidence in order to strongly tilted towards reaching a consensus। देखिए बहुत कठिन नहीं है। कंसेंसस नॉर्म्स मतलब हो गया आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको कोई चीज बताई, आपने मान ली, उस पर ना आपने क्वेश्चन किया, ना उसके आपने रीजन ढूंढे कि ऐसा क्यों कह रहे हो, रीजन उसके कॉज, उसके मतलब आपने साइंटिफिकली नहीं सोचा। जैसे भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए, तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक आपने नहीं सोचा, चढ़ाना चाहिए, आपने मान लिया, आपने चढ़ा दिया, काम खत्म। मेरा किसी भी धार्मिक या किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का मतलब नहीं, मैं बस समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो नहीं, आजकल बहुत चल रहा है यूपी में तो अक्सर लोग, चलो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। जो कंसेंसस नॉर्म्स है, मतलब मेरा किसी भी धर्म या जाति को नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं बस समझाना चाहता हूँ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस का है, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये एग्जांपल मुझे समझ में आया। तो हमने क्या हुआ, कंसेंसस नॉर्म्स क्या था, कंसेंसस नॉर्म्स ये है, हमने उस पर साइंटिफिकली नहीं सोचा। और ठीक है, जब लोगों की आस्था की बात आती है तो जो साइंटिफिकली सोचता है सबसे पहले उसी को लाठी पड़ती है। तो कंसेंसस नॉर्म्स क्या है, कंसेंसस नॉर्म्स मतलब हम उसको साइंटिफिक वे में नहीं देख रहे हैं, हम क्रिटिकली वे में नहीं देख रहे हैं। जब भी सोमवार हो रहा है या जब भी महाशिवरात्रि है या कुछ भी और भी मान सकते हैं, जैसे बकरी ईद है, जरूरी थोड़ी है हिंदू रिलीजन ही हो, बाकी तो बहुत सारे रिलीजन है। जैसे मान लीजिए और सिखिज्म है, काफी सारे रिलीजन है, तो उनमें जो भी प्रैक्टिस होती है वो हम उसको बहुत ज्यादा साइंटिफिक या क्रिटिकल वे में नहीं देखते। वो है, हम उसको वैसे वैसे मान लेते हैं और हम खुद उसी को वैसा ही वैसा फॉलो करते हैं। तो ये है कंसेंसस नॉर्म्स। अब क्रिटिकल नॉर्म्स क्या है, क्रिटिकल नॉर्म हम उस चीज को बहुत साइंटिफिकली सोचेंगे, हम उसमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाएंगे, वो हो गई क्रिटिकल नॉर्म्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हरे में नीला डाला पीला निकाला, ऐसा कुछ, मान लीजिए केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमें कोई वो 11th में एक हुआ होगा, शायद आपने किया होगा, उसमें हमें पिंक सोल्यूशन बनाना होता है। केमिस्ट्री का सबसे पहला 11th में है। जो सरकारी स्कूल में नहीं गए हैं, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़े हैं उनको मैं बता रहा हूँ, शायद गवर्नमेंट स्कूल में नहीं कराया गया होगा, मे भी आपने केवल छाप दिया होगा, आखिरी पेपर के थोड़े दिन पहले आपने छाप दिया, आपको नंबर मिल गया 40 में 40, कोई बात नहीं। तो उसमें क्या होता है, जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है तो उसमें सबसे पहले आपको शायद इंडिकेटर का एक इंडिकेटर होता है, फिर उसके बाद आपको एक एक्सपेरिमेंट कराते हैं, उसमें आपको लाइट पिंक सोल्यूशन बनाना होता है।
लाइट पिंक सोल्यूशन बनाना होता है तो 2-3 चीजें डालनी होती है। तो ये हम कैसे सोचा क्रिटिकली कि यही इतने % क्यों डालना है, क्योंकि इतने में ही लाइट पिंक सोल्यूशन आएगा, नहीं तो वो ज्यादा पिंक हो जाता है, ऐसा कुछ रीजन होता है। ज्यादा पिंक हो गया तो फिर सोल्यूशन खराब है, तो उसमें उतने नंबर नहीं देते वो लोग। तो ये क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हमें उसके कारण पता होने चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, तो ये है क्रिटिकल नॉर्म्स। तो हमें लगता है अब आप कंसेंसस नॉर्म्स और क्रिटिकल नॉर्म्स समझ गए होंगे। क्रिटिकल नॉर्म्स ग्रुप, अच्छा चलिए फॉर द सेक ऑफ राइटिंग हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल नॉर्म्स ग्रुप मेंबर्स adopting critical thoughts invested their energy in critical examination of decision alternative before reaching a consensus. The researchers found that the group with a consensus norms made a poorer decision than the group with a critical norms. हाँ, ये तो ठीक बात है। कंसेंसस नॉर्म्स जो कंसेंसस नॉर्म्स को ज्यादा फॉलो करते हैं, कंसेंसस नॉर्म्स मतलब उसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, वो क्रिटिकल एग्जामिन नहीं करते, वो उसके रीजन नहीं जानना चाहते, तो वो जो होंगे वो डिसीजन लेंगे वो रिलेटिवली पुअर डिसीजन होंगे। मतलब वो उतने ज्यादा सटीक डिसीजन नहीं ले पाएंगे जो क्रिटिकल नॉर्म्स वाले ले लेंगे। मतलब जो क्रिटिकली सोच रहा होगा वो डिसीजन अच्छे लेगा। हम ये तो बनी बात है, ठीक, ये लिखा है इस लाइन में और कुछ नहीं। अब चलिए फीचर्स ऑफ सोशल नॉर्म्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोशल नॉर्म्स अच्छे से याद रखेंगे। फीचर्स बहुत अच्छे याद होने चाहिए क्योंकि आपको डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज। द फीचर्स ऑफ नॉर्म्स आर, 4 ऑप्शन दे देगा, एक गलत होगा, मतलब 3 गलत होंगे, एक सही होगा। तो याद रखेंगे नॉर्म्स क्या है। नॉर्म्स सर्व्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। कल्चर स्पेसिफिसिटी कीप्स कंट्रोल ओवर वायलेटर्स, ठीक है। सोशल नॉर्म्स आर डायनेमिक, सोशल नॉर्म्स चेंज हो सकते हैं, ठीक बात है, सोशल नॉर्म चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो रिसेंटली अभी डिबेट चली है सेम सेक्स मैरिज पे, और हो सकता है कि वो आगे लेजिटिमाइज हो जाए, अभी तक नहीं है लेकिन हो सकता है हो जाए। जैसे 377 हटा, उसके पहले नहीं था, अब है, तो जो नॉर्म्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। पर ये जो चीजें हैं जो मैंने एग्जांपल दी, ये वैल्यूज के एग्जांपल हैं, ये वैल्यूज के एग्जांपल है। तो जब कोई लॉ बनेगा, जब कुछ कोडिफाइड हो जाएगा तो वो वैल्यू हो जाएगी, लेकिन उसके पहले वो नॉर्म ही रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जब कोई गवर्नमेंट कोई लॉ पास कर देगी, मान लीजिए जैसे अभी जो रिसेंट हॉट टॉपिक है वो है सेम सेक्स मैरिज। अगर सेम सेक्स मैरिज पे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट से चीज आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अगर केवल एक लॉ बना देगा, लॉ से चीजें नहीं बदलेंगी, लॉ से चीजें नहीं बदलेंगी, लॉ बन गया, ठीक है, लॉ बन गया, फॉलो करने में दिक्कत होती है, फॉलो कैसे होगा वो लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस होके आएंगी तो आसानी होगी लोगों को लॉ फॉलो करने में। तो अगर ये लॉ फॉलो हो गया तो अब ये भी एक वैल्यू बन जाएगी। चलिए अब उसको ज्यादा डीप डाउन नहीं जाते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, हमें सोशियोलॉजी पढ़नी है। तो सोशल नॉर्म्स आर डायनेमिक, सोशल नॉर्म्स टीच टू वेज कोऑपरेशन, ठीक। सोशल नॉर्म्स इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, सोशल नॉर्म्स या नॉर्म्स सिंगल एंटिटी नहीं है। ये हो गए कुछ फीचर्स। अब वैल्यूज, नॉर्म्स में इतना बहुत है, अब नॉर्म्स खत्म, ये देखिए सिलेबस है। अब हम आते हैं वैल्यूज पे, सबसे लास्ट टॉपिक। वैल्यूज में बहुत ज्यादा नहीं है, वैल्यूज में आप डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज नहीं है, आराम से आ जाएगी, इसमें कोई थिंकर भी नहीं डाले मैंने। नेचर ऑफ वैल्यू, वैल्यू जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक है, वैल्यूज स्पेसिफिक एंड एब्स्ट्रैक्ट है, नॉर्म्स नहीं। अभी हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन वैल्यूज एंड नॉर्म्स। ये जो दोनों पैराग्राफ है ये आप पढ़ सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई थिंकर आए भी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड भी नहीं है, कोई कीवर्ड भी नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज, नेचर ऑफ वैल्यूज केवल आप समझने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो पैरा है डिस्टिंक्शन बिटवीन वैल्यूज एंड नॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है, वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिस ऑफ नॉर्म्स। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझेंगे, वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिस ऑफ नॉर्म्स। पहले लॉ बनते हैं तब वो तोड़े जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है पहले एक लॉ बनता है, फिर जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से उस लॉ को फॉलो करते हैं, अपने हिसाब से लॉ को एकदम से नहीं फॉलो करने देते। फॉर एग्जांपल, फिर से ये एग्जांपल लेते हैं सेम सेक्स मैरिज का। आपको क्या लगता है सेम सेक्स मैरिज का जब लॉ फॉलो, जब मान लीजिए वैल्यू आ गई मतलब पार्लियामेंट ने ये लॉ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अभी नहीं किया है, अभी ये लीगल है, मान लीजिए आगे हो गया, आज की डेट टिल दिस डेट अभी कुछ नहीं हुआ, अभी धूमधाम से डिबेट चल रही है खूब। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं, पार्लियामेंट वो तुम पागल वाला है। जैसे एक अभिषेक उपमन्यु का एक कोई स्टैंड अप है, उसमें बोलता है तू कुत्ता, इंसल्टिंग ऐसे कुछ करके है, अभी उसका नया है जेलस ऑफ सब्जी वाला। पर हम इसमें देखते हैं, फिर से वापस आते हैं। तो वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ नॉर्म्स, मतलब जो वैल्यूज हैं वही तो बेसिस ऑफ नॉर्म्स हैं। कुल मिलाकर इन्होंने ये बोला जब कोई लॉ होगा ही नहीं तो लॉ ना टूटेगा ना लॉ फॉलो होगा।
तो लॉ तोड़ने के लिए या लॉ फॉलो करने के लिए लॉ तो होना चाहिए, कोई नियम तो होना चाहिए। तो वैल्यू क्या है? वैल्यूज आर द गाइडलाइंस, वैल्यूज आर द गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स आर द एक्चुअल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइंस। समझे? तो जब तक कोई वैल्यू नहीं होगी तब तक वो नॉर्म फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे वो तो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग ने समझा कि सेम सेक्स मैरिज आ गई, मान लीजिए सेम सेक्स मैरिज का रूल पास हो गया, हाँ नाउ इट इज लेजिटिमाइज। अब नॉर्म क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कौन से वो प्लेसेस होंगी जो इसको फॉलो कर सकती हैं? मेट्रोपॉलिटन। अगर आप सोच रहे हो कि आपने लॉ फॉलो कर दिया या तो आपने ये लॉ बना दिया है, लॉ पास हो गया, आपको क्या लगता है क्या किसी विलेज या विलेज लेवल की सोसाइटी में ये एकदम से फॉलो होने लगेगा? नहीं, अभी वहां पे तो 377 ही सही से नहीं लोग एडहेयर कर पाए, क्योंकि ये नॉर्म की वैल्यू, नॉर्म धीरे धीरे चेंज होती है लेकिन चेंज तो होती है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा नॉर्म चेंज तो होते हैं, नॉर्म्स आर डायनेमिक, लेकिन धीरे धीरे चेंज होने में टाइम लगता है, चेंज होने में टाइम लगता है। तो आपको क्या लगता है जब ये चेंज होगा, जब ये लॉ पास हो जाएगा, तो सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम ज्यादा देखेंगे, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इनमें ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा इन सब चीजों का, ये सेम सेक्स मैरिज का। बाकी में टाइम लगेगा, बाकी में हो सकता अभी हम इंटर रिलीजन मैरिज तो सही से पछा नहीं पाते हैं। यूपी के काफी स्टेट्स हैं जिसमें इंटर रिलीजन मैरिज अभी सही से, और खाप पंचायत हैं जिसमें तो इंटर कास्ट मैरिज भी अभी हरियाणा पंजाब में चलती हैं, खाप पंचायत। फिर से आई हैव नॉट एनी इंटेंट टू डीलेजिटिमाइज एनीथिंग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा है, रणवीर सेना बनी थी पहले, रणवीर सेना भी थी, और मैं किसी नक्सल, माउस रेबेलियन, ये सब भी लोग थे। तो हम एकदम से किसी चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, हमें टाइम लगेगा। तो वही बोले टाइम लगेगा अडॉप्ट करने में तब जब वो चीजें तो होंगी। तो यही बोला है वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिस ऑफ नॉर्म्स। पहले वैल्यू तो बनाओ, तो अगर वैल्यू नहीं तो नॉर्म भी नहीं, और वैल्यू है तो ही तो नॉर्म है। समझे? अभी एक डिस्टिंक्शन दिखेंगे कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज में क्या फर्क है, पर ये थोड़ा रिलेशन हो गया। अब आगे देखते हैं, नॉर्म्स डिपेंड अपॉन वैल्यूज एंड आर जस्टिफाइड थ्रू स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रू, गुड एंड ब्यूटीफुल। ठीक, रिलेटिवली स्पीकिंग वैल्यूज आर मोर जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट देन नॉर्म्स। ठीक, जो वैल्यूज हैं वो हमें दिखती नहीं है, ये जनरल वैल्यू होती हैं। हाँ, हम जब लॉ बनाते हैं तो पूरी सोसाइटी को एक साथ देख के बनाते हैं, हम किसी इंडिविजुअल के लिए लॉ नहीं बनाते। तो जो वैल्यूज हैं वो मोर जनरल हैं और एब्स्ट्रैक्ट हैं, लेकिन जो नॉर्म्स हैं वो रिलेटिव हैं। देखिए, नॉर्म्स आर रिलेटिवली मोर स्पेसिफिक, मतलब नॉर्म्स आदमी खुद की होती। एक लॉ बना दिया, वो हो गई वैल्यू। अब किसको, किस लॉ को किस डिग्री तक फॉलो करना है, वो हो गई नॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अब तो शायद सब हेलमेट लगाने लगे हैं, लखनऊ में तो लगाने लगे हैं, लखनऊ में तो लोग हेलमेट अब लगाने लगे हैं अच्छे से। पर अभी भी काफी स्टेट्स हैं, जैसे कानपुर है, कानपुर में मैंने देखा है लोग अभी भी हेलमेट उतना तेज नहीं लगा रहे हैं, लेकिन और बेंगलोर में, झारखंड में लोग अब 2 हेलमेट लगाने लगे हैं, मुंबई में भी लोग 2 हेलमेट लगाने लगे हैं, सीट बेल्ट लगाने लगे, वहां पर ट्रैफिक रूल अच्छे हो गए, दिल्ली में भी ठीक ठाक हो गए। अब जो दिल्ली में होगा वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। पर तो देखिए क्या है, जो नॉर्म्स हैं वो मोर स्पेसिफिक हैं। तो अब पूरे इंडिया में एक रूल है, ध्यान से, पूरे इंडिया में एक रूल है कि हेलमेट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए, 2 लोग से ज्यादा एक 2 व्हीलर पे लोग नहीं होने चाहिए। अब हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक इंडिविजुअल ने इस नॉर्म को अलग अलग डिग्री में फॉलो किया। कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, वो 2 हेलमेट, 10 हेलमेट, तो 10 हेलमेट नहीं, ज्यादा हो गया, 1 हेलमेट, मतलब अगर 2 लोग हैं तो 2 हेलमेट लगा के चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं पीछे वाला हेलमेट नहीं लगाए, आगे वाला हेलमेट लगाए, तो ये हो गए नॉर्म। तो लोगों ने लॉ तो समझा, लोगों ने वैल्यू समझी, उसको अपनी तरह फॉलो किया। तो अपनी तरह फॉलो किया मतलब अपनी तरह नॉर्म बना लिए। तो नॉर्म स्पेसिफिक हो गया ना, नॉर्म मोर स्पेसिफिक। वैल्यूज क्या है? जनरलाइज्ड, सबको लगाना चाहिए, हाँ ठीक ठीक ठीक, कौन कौन लगा रहा है कौन कौन नहीं लगा रहा है, ये हो गया स्पेसिफिक चीज। तो हम, मुझे लगता है आप समझ गए वैल्यूज ऑन नॉर्म्स एंड वैल्यूज में वैल्यूज मोर जनरल क्यों है और नॉर्म्स स्पेसिफिक क्यों है। मैं इसको इसलिए इतना समझा रहा हूं क्योंकि नॉर्म्स एंड वैल्यूज से क्वेश्चन आते हैं, आप इस पास मानिए ना मानिए, ऐसा रीजनिंग आएगा, थिंकर्स आएंगे, नॉर्म्स एंड वैल्यूज में हार्डकोर डिफरेंस पूछेंगे वो। चलिए अब आगे देखते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ये पैराग्राफ में एग्जांपल हैं, इंस्टीट्यूशंस है खूब सारे। ये क्या है? ऑन द अदर हैंड, इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर अ पर्टिकुलर नॉर्म टू बी embodied simultaneously a number of separable values.
फॉर एग्जांपल, norms which forbid cheating in an examination are based on several values such those of honesty, achievement, equality of opportunity, pursuits of knowledge। हाँ ठीक है, वही जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हैं, लेकिन जो नॉर्म्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो हम देख सकते हैं। नॉर्म्स हम देख सकते हैं, वैल्यूज थोड़ी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब वो दिखती नहीं, वो फील कर सकते हो आप। ठीक, तो नॉर्म्स एंड वैल्यूज में इतना ही पढ़ने की जरूरत है नॉर्म्स एंड वैल्यूज में। मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। टेलीग्राम पे जाएं, इसका नोट्स अपलोड हो चुके हैं पहले से, क्योंकि यूनिट 2 के मैंने एक साथ नोट्स डाल दिए थे, तो नॉर्म्स एंड वैल्यूज के नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसमें ये जो ये पीला और लाल दिख रहा है ये उस नोट्स में नहीं होगा, तो अगर आपको ये पीला लाल भी चाहिए तो आप एक बार बता देना कमेंट में, तो ये पीले लाल वाला हाईलाइट वाला भी नोट्स में डाल दूंगा। और बाकी वो तो पढ़े ही हैं उसमें, जो उसमें ये पीला लाल ज्यादा नहीं हुआ है वो तो उसमें पढ़ ही गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतने रखते हैं। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पीवाईक्यूज लगाते रहिए, क्योंकि रिवीजन और पीवाईक्यूज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पीवाईक्यूज नहीं लगाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा, चाहे आप जितने वीडियो क्यों ना देख लें। ये है कड़वा सत्य। चलिए अभी इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे यूनिट 3 में। तब तक के लिए बाय टाटा। रिवीजन करना है।